हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इसी विदूषण पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे बिहार के इतिहास से जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो भी आपके स्पेशल बिहार से प्रश्न बनते हैं इतिहास के, वही प्रश्न इसमें आपको मिलेंगे। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। ये आपका प्रश्न 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान आपसे पूछा गया है। एक चीज़ आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी थे, इनको मोक्ष का स्थान पूछा गया, कहाँ प्राप्त हुआ था, तो पावापुरी आपको ध्यान रखना है। आ जाते हैं आपके जो बुक में फैक्ट्स दिया गया है, इसको बहुत ही ज़रूरी है पढ़ना, ताकि आपको हर एक प्रश्न याद रहे लास्ट टाइम तक। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान, यानी जिसको निर्वाण कहते हैं, पावापुरी में स्थित है। तो यहाँ से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पावापुरी जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। तो यहाँ से दूसरी पॉइंट आपको देखने को मिला है जो आपके एग्जाम में बन सकता है। पावापुरी बिहार के नालंदा से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व अर्थात 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण मोक्ष का प्राप्त किया। तो यहाँ से एक पॉइंट आपको यहाँ से बन जाएगा कि इनको जो है निर्वाण कितने वर्ष में मिला, किस वर्ष की आयु में मिला, तो आपको 72 वर्ष याद रखना है। इस ईसा पूर्व आपका 527 ईसा पूर्व हो जाएगा। तो यहाँ से 2-3 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि आने की संभावना है ऐसे प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 पे आ जाते हैं। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। तो ये कहाँ दफन है? नालंदा में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न आप लोगों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपके एग्जाम में भी ये प्रश्न आने की संभावना बनती है। तो हर एक एग्जाम में आपने देखा भी होगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर आते हैं, उससे एक पैटर्न पता चलता है किस टाइप के एग्जाम में आपके प्रश्न आते हैं। आ जाते हैं फैक्ट्स पे। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, तो यहाँ से एक पॉइंट आपको याद रखना है कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्वासित किया गया था। यूसुफ शाह चक की मृत्यु 1592 ईस्वी में निर्वासन के दौरान हुई, जिसे नालंदा बिहार में दफनाया गया है। तो इनको नालंदा बिहार में दफनाया गया है। ये कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह थे। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। काफ़ी लोग देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक नहीं करते हैं दोस्तों। तो आप सभी लोग जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की है? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये आपका 2020 में पूछा गया प्रश्न है कि पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर इतिहास की किसी मानक पुस्तक या अन्यत्र 1632 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना का कोई प्रमाण हमें प्राप्त नहीं हो सका है, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निरंतर यह प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ देखने को मिला है कि पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर इतिहास की किसी मानक पुस्तक या अन्यथा 1632 में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना का कोई प्रमाण हमें नहीं प्राप्त हो सका है, लेकिन लोक सेवा आयोग द्वारा यह प्रश्न बार बार बना है। तो इसका उत्तर जो है 1632 ईस्वी मानता है बिहार लोक सेवा आयोग। तो कुछ अप्रमाणिक स्रोत से यह प्राप्त होता है कि सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना की है। इनकी रुचि सूती वस्त्र, चीनी, सोरा, अफीम आदि से संबंधित व्यापार में थी। तो यहाँ से ये आपको याद रखना है। भले इसका कोई प्रमाण ना हो, लेकिन यहाँ से प्रश्न बनता है, बीपीएससी द्वारा पूछा जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया, इसका नाम आपको बताना है। तो हुंकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1889 और 1950 के बीच में भारत में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। यहाँ से एक पॉइंट ये बन सकता है आपके एग्जाम में। वे एक बुद्धिजीवी, लेखक, समाज सुधारक, इतिहासकार एवं किसान नेता थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती आदि शंकराचार्य संप्रदाय के
दशनामी सन्यासी अखाड़े के दंडी सन्यासी थे। स्वामी जी ने हुंकार नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित किया। तो इनकी पत्रिका 2017 में पूछा गया था। तो यहाँ से 2-3 पॉइंट से प्रश्न निकल के आ सकते हैं आने वाले आपके एग्जाम के लिए, आपको याद रखना है। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी, ये आपको बताना है। तो सखाराम गणेशर देवेशकर ने देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये आपको याद रखना है, सखाराम गणेश देवस्कर ने लिखी थी। देशेर कथा यानी देश की बात जिसको कहते हैं, ये महान क्रांतिकारी चिंतक एवं लेखक सखाराम गणेश देवस्कर द्वारा लिखित क्रांतिकारी विचारों से युक्त बांग्ला पुस्तक है। इसका प्रकाशन वर्ष 1904 में किया गया था। तो यहाँ से 3-4 पॉइंट निकल के आ रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे, आपको याद रखना है। 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी द्वारा, लेकिन यहाँ से 3 पॉइंट से आपके प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा मेरी बात, स्टार लगा लीजिए, वो प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो मुरली मोहन प्रसाद। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र का प्रकाशन 1918 में सैयद हैदर हुसैन के द्वारा शुरू किया गया। सर्च लाइट सप्ताह में 2 बार प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी समाचार पत्र था। मुरली मनोहर प्रसाद बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक थे। आयोग ने त्रुटिवश मनोहर को मोहन लिखा है, तो यहाँ से आप इसको दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ऐसे भी प्रश्न बनते हैं कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस द्वारा अधिवेशन हुआ, तो श्री दिलीप नारायण सिंह। देखिए, जब आयोग द्वारा ऐसी त्रुटियां हो सकती हैं कि विवादित भरा प्रश्न आपको मिल सकता है, उसकी एक से अधिक आंसर देखने को मिलते हैं, जैसा कि आपके इसके ऊपर के प्रश्न को आपने देखा, बिल्कुल प्रूफ के तौर पे आप देख सकते हैं। तो क्या कहा जा सकता है आप समझ सकते हैं। तो आपको अच्छे तरीके से चीज़ों को समझना है। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ, तो श्री दिलीप नारायण सिंह के द्वारा। श्री दिलीप नारायण सिंह के विशेष प्रयत्नों के फलस्वरूप बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों पूछा जा सकता है, स्टार लगा लीजिए आप। 9 से 10 अप्रैल 1909 को भागलपुर में संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अधिवेशन में जी के गोखले यानी कि जिनको गोपाल कृष्ण गोखले कहा जाता है एवं श्री खरे की विशेष उपस्थिति थी। यहाँ से आपका विकल्प भी राइट आंसर हो जाता है। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। तो 1921 ईस्वी में हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। ये 2011 में पूछा गया प्रश्न था आपका। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की, तो सचिंद्र नाथ सान्याल। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाने के लिए सचिंद्र नाथ सान्याल ने वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की। इस समिति का उद्देश्य संगठित हिंसात्मक साधनों द्वारा अंग्रेजी शासन को नष्ट करके स्वतंत्रता प्राप्त करना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया, स्वामी विद्यानंद ने। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया। स्वामी विद्यानंद बिहार के किसान नेता थे। असहयोग आंदोलन 1920 और 22 के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया। विशेषकर उत्तर बिहार के कई जिलों में खासकर दरभंगा के इलाकों में स्वामी विद्यानंद रैयतों को अपने अधिकार के बारे में सचेत कर रहे थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1922 और 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया, तो बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से मुंगेर में वर्ष 1922 और 23 में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया। यहाँ ऑप्शन नंबर 1 से अधिक राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा इसका गठन किया गया था किसान सभा का।
परंतु किसान आंदोलन को निर्णायक मोड़ स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को किसान सभा की औपचारिक ढंग से स्थापना करके किया। 1929 में स्वामी सहजानंद ने प्रांतीय किसान सभा को स्थापना की और इसके प्रथम अध्यक्ष बने। तो यहाँ से ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगा लीजिए आपके एग्जाम में, यहाँ से 2-3 टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगले प्रश्न की बात करते हैं कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, अभी हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन में जो आपके बुक में दिया गया है उसमें जितने भी कंटेंट हैं 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा जो भी आपको मिल रहा है उसको आप अच्छे से पढ़िए ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। कई चीज़ें कहीं से निकल के आती हैं तो आपको पता रहे हर एक चीज़ कैसे आपके एग्जाम में बन सकती है। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई। सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। इस सभा का विस्तार बिहार के गांवों में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल संस्कृत्यानंद, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला। बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब किया गया? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगा लीजिए, सीधे तौर पे आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो बिहार में किसानों को संगठित करने और इनके कठिनाइयों का निदान करने के उद्देश्य से नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो यहाँ से अध्यक्ष के बारे में आपको पता चल गया, आपको डेट मिल गई। बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन 1929 में हुआ। सोनपुर मेला के अवसर प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी। तो यहाँ से 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो श्री कृष्ण सिंह ने स्वराज दल का गठन किया। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी जिसको कहते हैं, इसका गठन मार्च 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू, CR दास इसके अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ जिसके नेता श्री कृष्ण सिंह बनाए गए। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, स्टार लगा लीजिए, ये आपके एग्जाम में सीधे तौर पे आपसे पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? पटना में रखा गया था बिहार का प्रथम अधिवेशन। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1912 ईस्वी में पटना के बांकीपुर में आयोजित किया गया था। यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता रघुनाथ नरसिंह मधोलकर द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन के महासचिव सच्चिदानंद सिन्हा थे तथा मौलाना मजहरुल हक स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। तो जो आपकी बुक में एक्स्ट्रा चीज़ें दी गई हैं उन्हें आप अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ से 2-3 पॉइंट आपको हमेशा के लिए वो याद हो जाएंगे। एग्जाम में किसी भी टाइप से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, आप उसका पूर्ण समाधान निकाल पाएंगे। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी गठित हुई थी। आ जाते हैं एक्स्ट्रा चीज़ों पे, उस पर नज़र डालते हैं। वर्ष 1921 में गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल संस्कृत्यान, अंबिका सिन्हा द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए एक समूह बनाया गया। तो जिन तमाम नामों ने हमने आपको गिनाया है इनके द्वारा एक समूह बनाया गया जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए बनाया गया था। अन्य सदस्यों में रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कर्पूर ठाकुर और बसावन सिंह आदि थे। जबकि मई 1934 में पटना में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की विधिवत स्थापना हुई थी। तो यहाँ से 3-4 बातें निकल के आ रही हैं। एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए कई चीज़ें समाहित करके दे सकता है। तो आपको ये जो पॉइंट आपके बुक में दिया गया है, घटना चक्र की बुक है जो लगातार आपको प्रश्न मिल रहे हैं, ये सभी प्रश्न आपके घटना चक्र के बुक द्वारा कराए जा रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ के।
अगला प्रश्न है कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो फूलन प्रसाद वर्मा। अभी हम लोगों ने इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन में, जो आपके बुक में एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ से ये प्रश्न बना है दूसरी टाइप का। तो हम कह सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम में जो बीपीएससी है, ये आपका एग्ज़ाम ले रहा है, तो यही आपके एग्ज़ाम को थोड़े से फेरबदल में उन्हीं प्रश्नों को बार बार पूछता है। ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1934 में पटना में आचार्य नेहरू की अध्यक्षता में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की अध्यक्षता विधिवत स्थापना हुई थी। इसके सचिव आपसे पूछा गया है। तो सचिव को आपको याद रखना है कि राइट आंसर हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर। तो कर्पूरी ठाकुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? लोकनायक की उपाधि दी गई थी जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरोड़ा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। वर्ष 1999 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था। तो एक प्रश्न आपके यहाँ से बन सकता है कि वर्ष 1999 में मरणोपरांत किसे भारत रत्न प्रदान किया गया था? तो आपको याद रखना है जयप्रकाश नारायण को। यहाँ से कई प्रकार से घुमा फिरा के आपसे प्रश्न एग्जामिनर कर सकता है। तो आपको इस पॉइंट को याद रखना है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपकी बुक में दी गई हैं। बिहार से रश्मि कुमारी एक, ये क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है बिहार की रश्मि कुमारी। आ जाते हैं एक्स्ट्रा चीज़ों पे। बिहार की रश्मि कुमारी एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कैरम खिलाड़ी हैं। ये आपको 2022 में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगा लीजिए, सीधे तौर पे आपके एग्जाम में आपकी देखने को मिलेगा। वह दूसरी और तीसरी और 5वीं एशियाई कैरम चैंपियनशिप, चौथी विश्व कप कैरम चैंपियनशिप 1999 में, प्रथम मलेशिया ओपन इत्यादि प्रतियोगिताओं की विजेता रही हैं। तो यहाँ से 3-4 बातें निकल के आ रही हैं, जैसे कि वह दूसरी और तीसरी और 5वीं एशियाई कैरम चैंपियन रही थी और चौथी विश्व कप कैरम चैंपियन। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको ना हो। 2 से 3 बार इस फैक्ट्स को देखिएगा, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। तो एक बात आपको यहाँ से ये पता चल गई होगी, इसके पहले अध्यक्ष अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा बिहार के थे। तो इसके पहले अध्यक्ष तो जो थे सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे, वो बिहार के थे। एक बात आपको यहाँ से ये याद रखना है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष चुने गए। तो आपको ये याद रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को स्थायी रूप से संविधान सभा के पहले अध्यक्ष चुने गए। बिहार के संविधान सभा के लिए 36 सदस्य चुने गए थे, जिसमें से अनुरग नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्यामानंद सहाय, सच्चिदानंद सिन्हा इत्यादि प्रमुख थे। तो यहाँ से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। एक्स्ट्रा चीज़ों पे 36 आपके सदस्य चुने गए थे संविधान सभा के लिए, जिसमें आपके कुछ नाम दिए गए हैं। अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन। तो यहाँ से राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन 2 बात नाम आपको देखने को मिल रहा है स्क्रीन पे, जो आपके ऑप्शन में दिए गए हैं। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको मिल रही हैं उसको आप ध्यान से याद रखिएगा, तभी आप जो है एग्ज़ाम को तोड़ पाएंगे, ये हमारी बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद यूसुफ। आपको याद रखना है कि 1937 में बिहार में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया। इसके बाद श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया 20 7 1937 से 31 10 1939 तक का जो
नेतृत्व था मंत्रिमंडल का, वो कृष्ण सिंह ने किया था, ये भी आपको याद रखना है। क्योंकि ये जो डेट दी गई है इसको दे करके आपसे पूछा जा सकता है कि 20/2/1931 से 31/10/1939 तक बिहार मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था, तो श्री कृष्ण सिंह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। लॉर्ड मिंटो आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना है, क्योंकि सर्वप्रथम उसने भारत परिषद एक्ट 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की थी। राजेंद्र प्रसाद के अनुसार भारत में सांप्रदायिक पृथक चुनाव इकाइयों और विशेष सुविधाओं के कारण बढ़ी पृथक निर्वाचन इकाइयों ने सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा दिया। यहीं से इसको बढ़ावा मिला था। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का जन्मदाता किसे माना जाता है, लॉर्ड मिंटो को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया। तो आ जाते हैं सीधा फैक्ट्स पे, यानी कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको दी गई हैं यहीं से सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। इस प्रश्न का जो भी जवाब होगा, गांधी मैदान बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। एक बात आपको ये याद रखना है, एक ऐतिहासिक मैदान है। वर्ष 1948 से पूर्व इसका नाम पटना लॉन था। तो यहाँ से 3 बातें हो चुकी हैं जो आपको याद रखने की आवश्यकता है। भारत का पहला चंपारण सत्याग्रह शुरू करने के बाद महात्मा गांधी की विशाल जनसभा जनवरी 1918 में इसी गांधी मैदान में आयोजित हुई थी। यहाँ स्मारक के तौर पर महात्मा गांधी की सबसे ऊंची 2013 में स्थापित की गई। आपको पता होगा कि महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 के पश्चात पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान किया गया था। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जबकि आयोग ने उत्तर डी माना था। लेकिन यहाँ से चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। कोई भी ऑप्शन यहाँ आपका राइट आंसर नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न में आपसे कह रहा कि 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या क्या थी। तो ये 1996 में पूछा गया प्रश्न है, तो उस समय आपका 55 राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1955 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या 55 थी। 15 नवंबर 2000 को 18 जिलों के साथ झारखंड राज्य के निर्माण के साथ ही बिहार में अब जो है 37 जिले शेष बचे हैं। वर्तमान में बिहार में जिलों की कुल संख्या 38 है। ये आपको याद रखना है, हमने कई बार आपको बताया है। बिहार आपका झारखंड से अलग हुआ है 15 नवंबर 2000 को। तो यहाँ से 2 पॉइंट आपके याद रखने की बहुत ही आवश्यकता है। 2 प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। तो 15 नवंबर 2000 को 18 जिलों के साथ झारखंड राज्य आपका बिहार से अलग हुआ था। वर्तमान में बिहार में जिलों की संख्या आपको याद रखनी है, 38 जिले हैं। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। शेरशाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तारीख़ दाऊदी के विवरण के अनुसार शेरशाह ने पटना नगर के भौगोलिक एवं स्मारक महत्व जानने के बाद 1541 ईस्वी में यहाँ एक मजबूत किले का निर्माण किया तथा इसे बिहार राज्य की राजधानी बनाया। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। एक बात आपको यहाँ से ये याद रखनी है, शायद पहले से भी आपको पता हो, जिसे मगध के सम्राट अजातशत्रु ने बसाया था। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने पाटलिपुत्र यानी पटना को अपनी राजधानी बनाया। 3 शताब्दियों तक पाटलिपुत्र नगर 3 साम्राज्यों मगध, नंद और मौर्य की गौरवपूर्ण राजधानी रही। तो यहाँ से 3-4 बातें निकल के आ रही हैं इस पॉइंट से। इस पॉइंट को आप 1 से 2 बार जरूर पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेगा। निम्नलिखित में से किसी नगर में उपजापानियों ने विश्व शांति स्तूप वर्ल्ड पीस स्तूप निर्माण कराया था। तो राजगीर ने कराया था। राजगीर में रत्नागिरी पर्वत पर विश्व शांति स्तूप के निर्माण की योजना जापान बौद्ध संघ के अध्यक्ष बिच्छू निचिदास्तु फूजी द्वारा बनाई गई थी। वर्ष 1969 में निर्मित स्तूप की ऊंचाई 120 फीट है। यहाँ जापान बौद्ध संघ के सहयोग से प्रत्येक वर्ष समारोह का आयोजन किया जाता है।
बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगर उससे पहले आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको पसंद आ रही हो, हेल्पफुल लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। 29 नंबर प्रश्न है आपका कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। सीधे तौर पे आपके एग्जाम में ये प्रश्न आएगा, इसको आप स्टार लगा लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। वर्ष 1912 में बंगाल से अलग कर एक नए राज्य बिहार का निर्माण किया गया। बिहार राज्य निर्माण के 4 वर्ष उपरांत 3 फरवरी 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो आपको 1916 याद रखना है। 3 फरवरी 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो यहाँ से ये तिथि इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और ये वर्ष 1912 में बंगाल से अलग कर एक नए राज्य बिहार का निर्माण किया गया। उसके बाद बिहार राज्य निर्माण के 4 वर्ष उपरांत 3 फरवरी 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। तो आनंद पांडे थे बिरसा मुंडा के गुरु। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे था। बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह 1899 और 1900 ईस्वी के मध्य नेतृत्व किया था। उसका जन्म 1875 ईस्वी में उलिहातू गांव में हुआ। उसकी शिक्षा दीक्षा चाईबासा में हुई थी। जर्मन धर्म प्रचारकों से प्रभावित होकर वह ईसाई बन गया, किंतु उसकी आत्म पिपासा शांत न हुई। वह अपने पूर्वजों के मौलिक मुंडा धर्म में विश्वास करने लगा। वह हिंदू धर्म की विचारधारा से भी अत्यधिक प्रभावित हुआ था। 1895 में उसने एक नए संप्रदाय का प्रचलन किया था, जिसके आधार पर उसने बोंगी देवी देवता की जगह सिंह बोंगा एक देवता की पूजा करने को कहा। लोग उसे साक्षात ईश्वर का अवतार समझने लगे। मुंडा विद्रोह के दौरान 3 मार्च 1900 ईस्वी में बिरसा को पकड़ लिया गया। जेल में ही हैजे की बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ से आपको कई बातें ध्यान रखने की आवश्यकता है। बिरसा मुंडा से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा, हमारी बात आप ध्यान रखिएगा। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां सांथालों ने 1855 और 56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो वो क्षेत्र है आपका भागलपुर राजमहल। 1855 और 56 ईस्वी में सांथाल विद्रोह मुख्यतः ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुआ था। उनकी मुख्य शिकायत भद्रलोक अर्थात बंगाल और उत्तर भारत के उन संभ्रांत लोगों से था जो उनके इलाके में आकर बस गए थे तथा उनका शोषण दोहन करते थे। अंग्रेजों से फरियाद करने पर अंग्रेज उन्हीं भद्रलोक का पक्ष लेते थे। आदिवासी अपने शोषकों को दिक कहते थे। 1855 ईस्वी में सिदो कानू भाइयों के नेतृत्व में संथाल एकत्रित हुए और अपने इलाके का स्वयं शासन करने की इच्छा जाहिर की। विद्रोह प्रारंभ हुआ और व्यापक रूप धारण कर लिया। विद्रोहियों ने भागलपुर और राजमहल के बीच संचार व्यवस्था को ठप कर दिया। संपूर्ण क्षेत्र उनके शासन के अंतर्गत आ गया। उन्होंने कंपनी के शासन के अंत की घोषणा कर दी। तो यहाँ से आपको कई बातें ध्यान रखनी हैं जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम आपको बताना है कौन सा है। तो रोहड़ी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर आ जाते हैं एक्स्ट्रा चीज़ों पे, तभी आप जाके थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें आप जान पाएंगे। कंपनी सरकार कई कारणों से बिहार को महत्वपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्र मानती थी। संथाल परगना जिलांतर्गत देवघर सब डिवीज़न के रोहिणी नामक गांव में देसी अस्त्र सेना के 32वीं रेजिमेंट की एक कंपनी का मुख्यालय था। 7 से 12 जून 1857 की संध्या में पहल की इसी टुकड़ी ने विद्रोह किया था। पटना में 3 जुलाई 1857 को विद्रोह हुआ। उसके पश्चात 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में तथा 26 जुलाई को कुंवर सिंह ने आगरा जगदीशपुर में विद्रोह किया। तो यहाँ से 2-3 पॉइंट निकल के आएंगे जब आपके एग्जाम में, तभी आपको पता चलेगा कि एग्जामिनर आपके एग्जाम में कैसे प्रश्नों को रखता है। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। राजकुमार शुक्ल आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी कलकत्ता से 7 अप्रैल 1917 को प्रस्थान कर 10 अप्रैल को पटना पहुँचे। 15 अप्रैल से गांधी जी ने किसानों से मिलना प्रारंभ किया। उनके साथ राजकुमार शुक्ल, धरणीधर, रामनवमी प्रसाद आदि प्रमुख व्यक्ति थे।
बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? तो फिरदौसी से है। शरफुद्दीन अहमद, जिनका जन्म 1262 ईस्वी में मनेर पटना में हुआ था, इनकी मृत्यु 1380 ईस्वी में बिहार शरीफ में हुई। फिरदौसी सिलसिला के सूफी थे। उन्होंने सोहरावर्दी की अरबी कृति अदब उल मुरीदीन पर एक भाष्य लिखा। उनकी प्रसिद्ध कृति मकतूबात ए सादी है। तो थोड़े से चीज़ें आपको कठिन लग रही होंगी, लेकिन यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे। स्टार लगा लीजिए, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब देखते हैं अगला प्रश्न। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ 1934 में। वर्ष 1934 में गांधी जी ने पटना में एक वक्तव्य द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने का सुझाव दिया। 18 मई को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसका पूरा समर्थन किया और बिहार में यह आंदोलन रुक गया। इस आंदोलन के परिणामस्वरूप राजनीतिक चेतना प्रखर हुई। आंदोलन के क्रम में पुलिस एवं प्रशासन से संबंध भारतीय अधिकारी और कर्मचारियों के मध्य भी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति सहानुभूति जगी। बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन इसी समय 1934 में हुआ। तो यहाँ से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की गठन की बात की गई है। एक प्रश्न यहाँ से ये बनेगा 1934 में, जो आपके प्रश्न में पूछा गया है। और इसके अध्यक्ष नरेंद्र देव थे। तो यहाँ से एक बातें आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसके अध्यक्ष के बारे में अगली बार आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सचिव की बात का तो जयप्रकाश नारायण थे। देखिए, जितने भी प्रीवियस के प्रश्न हैं, इनसे आपको एक रूबरू होने से चीज़ें पता लग जाती हैं कि प्रश्न आपके एग्जाम में किस टाइप के आ सकते हैं। तो आपने देखा ही होगा कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। जिनकी आने की संभावना ना के बराबर है, वो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। किस लिए महत्वपूर्ण रहा है? तो विद्या केंद्र के रूप में, यानी विद्या के लिए बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा है। धार्मिक केंद्र के रूप में भी महत्वपूर्ण रहा है। आ जाते हैं स्टा फैक्ट्स पे, यानी स्टा चीज़ों पे, ताकि सारी चीज़ें आपकी क्लियर रहें। मध्यकाल में बिहार शरीफ बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। ओदंतपुरी का महावीर यहाँ स्थित था। इसके साथ ही अनेक बौद्ध विहार इस क्षेत्र में स्थित थे, जिस कारण तुर्कों ने इस नगर का नाम बिहार रखा। इसके बाद समस्त क्षेत्र का नाम बिहार पड़ गया। तो यहाँ से बिहार क्यों पड़ा, ये बातें आपको पता लग गई होंगी कि इसका नाम बिहार क्यों पड़ा। अब बिहार शरीफ धार्मिक केंद्र के साथ साथ विद्या केंद्र के रूप में भी विकसित था। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय आपकी एग्जाम में सीधे प्रश्न कर सकता है एग्जामिनर कि ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष ने की थी। यह विश्वविद्यालय बिहार शरीफ की नज़दीक था। तो यहाँ से जो पॉइंट आपको आपके एग्जाम में दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसको आप अच्छे से याद कर लीजिए एग्जाम से पहले। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था। तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। आ जाते हैं सीधा फैक्ट्स पे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, नंद किशोर लाल तथा श्री कृष्ण सहाय, इन चारों ने मिलकर जनवरी 1894 में पटना से बिहार टाइम्स या बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया। महेश नारायण या बाबू महेश्वर प्रसाद इस समाचार पत्र के संपादक थे। महेश नारायण ने अपने समाचार पत्र के माध्यम से बिहार पृथक्करण की मांग रखी। संपूर्ण बिहार में पृथक्करण आंदोलन जोर पकड़ने लगा। महेश नारायण के देहांत के पश्चात डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने इस आंदोलन की अगुवा हुए। ब्रह्मदेव नारायण, अली इमाम, मजरुल हक, हसन इमाम डॉक्टर सिन्हा के साथ हो गए। वर्ष 1908 और 9 में बिहार प्रदेशीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें बिहार को पृथक राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की गई, जिसे 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में स्वीकार कर लिया गया। 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा को सम्मिलित कर नवीन प्रांत बिहार का उद्घाटन हुआ, जिसकी राजधानी पटना बनी। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा को बिहार से अलग कर नया राज्य बनाया गया। तो यहाँ से 4-6 बातें आपको फिर से दोहराई गई हैं, जो आपको याद रखने की आवश्यकता है। जैसे कि आपने देखा होगा 1935 द्वारा 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा को बिहार से अलग कर नया राज्य बनाया गया। 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा को सम्मिलित कर नवीन प्रांत बिहार का उद्घाटन हुआ। और 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में स्वीकार कर लिया गया
कि बिहार पृथक राज्य का दर्जा दिए जाने की जो मांग की गई थी। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? स्टार लगा लीजिए, ये प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। तो 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंट से अलग होने को याद करने के उद्देश्य से ये मनाया जाता है बिहार दिवस। तो 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंट से अलग होने को याद करने के लिए मनाया जाता है 22 मार्च को। हर साल 22 मार्च आपको याद रखना है कि 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1912 में 22 मार्च को ही बिहार बंगाल प्रेसिडेंट से अलग होने के बाद एक नए राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। बिहार शब्द संस्कृत और पाली शब्द से बना है। बिहार यानी कि मठ या मोनेस्ट्री से बना है। बिहार को पहले मगध नाम से जाना जाता था। बिहार की राजधानी पटना का नाम पहले पाटलिपुत्र था। तो यहाँ से 4 टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं जो आपको याद रखने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है कि बिहार की स्थापना कब की गई थी? अभी हम लोगों ने इसको पढ़ लिया था अगले प्रश्न में कि 1912 में बिहार की स्थापना हुई थी। तो 22 मार्च 1912 को जारी घोषणा के द्वारा बंगाल से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा नाम से नए राज्यों का गठन किया गया, जो 1 अप्रैल 1912 से प्रभावी हुआ। तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा दोनों को पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा भारत के प्रसिद्ध राजनीति, शिक्षाविद, अधिवक्ता एवं पत्रकार थे। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार प्रांत का वास्तविक निर्माता माना जाता है। निस्संदेह बिहार के बंगाल से पृथक आंदोलन की वे आत्मा थे और बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का गठन उनके अथक प्रयासों का ही प्रतिफल था। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। एक पॉइंट यहाँ से ये याद रखने की आवश्यकता है क्योंकि ये आपके एग्जाम में बन सकता है। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो 1912 में। इसके पहले के प्रश्न हम लोगों ने विस्तार पूरा किया था, फिर से इसको कर लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में ये प्रश्न 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। 22 मार्च 1912 को जारी उद्घोषणा के द्वारा बंगाल से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा नाम से नए राज्य का गठन किया गया, जो 1 अप्रैल 1912 से प्रभावी हुआ। 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा अलग हुए एवं दोनों पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसको ऑप्शन नंबर डी माना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा वो बिहार लोक सेवा आयोग ही लेगा, बीपीएससी। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। तो 1936 तक बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त रूप से एक प्रांत थे। 1936 में भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा बिहार को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया। इसी कारण प्रश्नानुसार आपका राइट आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी में, जो कि उत्तर भी आपका लोक सेवा आयोग द्वारा 1936 माना गया है। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? 1936 में। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? 1936 में। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैंने कहा था कि आपसे 4-5 टाइप के प्रश्न आपकी इसी टाइप से बनेंगे जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो आपको देखने को भी मिला है कि बीपीएससी आपका 3-4 प्रश्न पूछा है, जो कि 2000 में पूछा, 1996 में पूछा। तो उसी टाइप के प्रश्न आपके 3-4 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आपको ध्यान रखना है किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 आपको याद रखना है। बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 में। बिहार 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से अलग हुआ। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ। तो यहाँ से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे और बार बार पूछे गए हैं। तो यहाँ से आपको
2-3 बातें याद रखनी है, स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है, फिर से पूछा जाएगा। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? 1912 में। फिर से आपको 1994 में ये प्रश्न बना था। तो आप देख सकते हैं कि आपकी बीपीएससी बार बार वही प्रश्नों को थोड़े से फेरबदल में पूछता है, तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? 1885 ईस्वी में। बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 के द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को स्वीकार किया गया। इस अधिनियम को बनाने का मुख्य उद्देश्य जमींदार काश्तकार के भूमि से संबंधित प्रथागत अधिकारों को प्रख्यापित करना था। अगला प्रश्न है, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? बिहार विधानसभा परिषद की प्रथम बैठक 20 जनवरी 1913 को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बांकीपुर में हुई थी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 एवं 1909 में संशोधन कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912 द्वारा बिहार विधान परिषद का गठन किया गया, जिसमें 3 पदेन सदस्य, 21 निर्वाचित सदस्य एवं 19 मनोनीत सदस्य रखे गए। अगला प्रश्न है, 1908 के छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने रोक लगाई। तो बेठ बेकारों पर आते हैं एक्सप्लेनेशन पर, तभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ पाएंगी। वर्ष 1902 और 10 के बीच सर्वेक्षण और भूमि प्रबंध तथा वर्ष 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने आदिवासियों के खुटकट्टी अधिकारों को मान लिया तथा बेठ बेगारी या बालात श्रम का उन्मूलन कर दिया। ये बेठ बेगारी आपका बालात श्रम है। आदिवासियों को अपनी भूमि पर कानूनी संरक्षण मिल गया। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? वही प्रश्न फिर से आपसे पूछा गया। 1908 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार विधानसभा से अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 38 सीटें आरक्षित हैं बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीट, सदस्य संख्या आपको याद रखना है 243, जिसमें से 203 सीट असामान्य, 38 अनुसूचित जाति और 2 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? 2006 में। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत प्रदान किया गया। यह अधिनियम 8 अप्रैल 2006 से लागू है। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषदें हैं। तो यहाँ से 3-4 पॉइंट आपको मिला है जो आपको याद रखने की आवश्यकता है। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ आपको बताना है, तो बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ। ये आपके एग्जाम में फिर से पूछा जाएगा, स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक जितने भी आपके सोशल मीडिया ग्रुप हों वहाँ पे शेयर कर दीजिए। प्राचीन संस्कृत, प्राकृत और पाली साहित्य में बिहार नाम के किसी प्रदेश का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। 12वीं सदी के अंत में ओदंतपुरी के साथ इस प्रदेश के बहुसंख्यक बौद्ध बिहारियों के कारण इसका नाम बिहार पड़ा, जो बाद में अपभ्रंश के कारण बिहार हो गया है। तो यहाँ से आपको ये पॉइंट याद रखना है। 1866 और 67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान आपको करना है। तो ये दरभंगा एवं चंपारण क्षेत्र है, जहाँ 1866 और 67 के नील खेतिहरों के बिहार में विद्रोह हुआ था। उत्तर बिहार के नीलहे रैयतों ने अत्याचार से त्रस्त एवं अपने दुखमय जीवन से उबकर 1866 और 67 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। विद्रोह की आग पहल लाल सरैया कोठी में फूटी, वहां से होता हुआ यह विद्रोह चंपारण और दरभंगा में फैल गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। मुरली भरहवा के निवासी थे राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल पश्चिमी चंपारण जिले के मुरली भरहवा नामक गांव के निवासी थे। इन्होंने महात्मा गांधी से लखनऊ में मुलाकात कर चंपारण आने का अनुरोध किया। गांधी जी ने चंपारण पहुंचकर जबरन नील की खेती करवाने के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया था। अगला प्रश्न है, किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों को दुर्दशा पर प्रकाश डाला है? तो पीर मोहम्मद मुनीस
पीर मोहम्मद मुनीस ने दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों से अपनी पुस्तक चंपारण की दुर्दशा, बाई दुखी हृदय प्रताप 3 अप्रैल 1916 को लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है। इनकी अन्य प्रमुख पुस्तकें चंपारण में अत्याचार, प्रताप प्रताप 28 फरवरी 1916, चंपारण महात्मा गांधी, हिंदू मुस्लिम एकता इत्यादि हैं। तो कुछ भी एग्जाम में आपसे पूछा जाए जो पॉइंट में दिया गया है उसे याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी इस बुक में पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें दी गई हैं। इनमें से कौन बिहार का या बिहार का नेता था, ये आपको बताना है। तो स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद ये आपके बिहार के नेता थे। बिहार किसान आंदोलन के प्रमुख नेताओं में स्वामी सहजानंद, सरस्वती स्वामी विद्यानंद, यदुनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा और राहुल सच्चिदानंद प्रमुख थे। तो यहाँ से ये जो 4-5 किसान आंदोलन नेता थे इनको आपको याद रखना है। अगली, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी से लखनऊ में मुलाकात कर चंपारण आने का अनुरोध किया था। 1830 के दशक में पटना नगर में केंद्र था, वहाबी आंदोलन का केंद्र था 1830 के दशक में। वहाबी आंदोलन मूलतः अरब से आरंभ हुआ। इसके आदि प्रवर्तक का नाम अब्दुल वहाब था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम वहाबी आंदोलन पड़ा। आरंभ में यह सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलन था। भारत में वहाबी आंदोलन के जन्मदाता और आदि प्रचारक उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के सैयद अहमद थे। 1830 के दशक में सैयद अहमद के पटना यात्रा के समय पटना वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महादेव लाल सराफ ने भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो देव में स्थित है सूर्य मंदिर। बिहार का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर देव में स्थित है। यहाँ पर स्थित एक तालाब से सूर्य मंदिर के सामने से बिहार का प्रसिद्ध पर्व छठ की शुरुआत हुई। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान रांची के बुंडू में भी एक नवनिर्मित सूर्य मंदिर है। अगला प्रश्न है, 1930 और 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया? तो मुंगेर जिले से नाकाम कर दिया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1930 और 1932 के मध्य बरही कांग्रेस ने मुंगेर जिले में सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया था। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेसी मंत्रिपरिषद का नेतृत्व किया? तो श्रीकृष्ण सिन्हा आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्रीकृष्ण सिंह ने, जिन्हें श्रीकृष्ण सिन्हा के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय राज्य बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। वर्ष 1937 के प्रथम कांग्रेस मंत्रिपरिषद में यह बिहार के मुख्यमंत्री, उस समय ये बिहार के मुख्यमंत्री कहा जाते थे, तो बने थे 1937 में। वर्ष 1946 में इन्होंने श्रीकृष्ण सिंह पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बने और 1961 तक मृत्यु उपरांत तक इस पद पर रहे भी थे। तो यहाँ से 3-4 बातें आपको ध्यान रखनी है जो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्रीकृष्ण सिंह थे। ये इसी प्रश्न को हम लोगों ने अभी किया था, ये फिर से आपके 2020 में पूछा गया प्रश्न था। तो श्रीकृष्ण सिंह, जिन्हें श्रीकृष्ण सिन्हा के नाम से जाना जाता है, ये भारतीय राज्य बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इसके पहले इसके प्रश्न में हम लोगों ने इसे किया भी था, तो आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर से आपके एग्जाम में ये प्रश्न बनेगा। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राहुल सच्चिदानंद ने अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था वर्ष 1939 में बिहार में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था? तो 2000 में आपका झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। 15 नवंबर 2000 ये तिथि आपको याद रखनी है कि बिहार पुनर्गठन अधिनियम द्वारा झारखंड भारत के 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो 1942 में। अगस्त प्रस्ताव 1940 तथा क्रिश्चियन मिशन 1942 की असफलताओं ने अंततः भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म दिया। इस दौरान देश में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को अस्वीकार किए जाने पर 7 से 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालिया टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस की वार्षिक
बैठक में वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू होते ही ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के सभी उच्च स्तरीय नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया। इसी के विरोध में बिहार के महाअधिवक्ता बलदेव सहाय ने वर्ष 1942 में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। ये जो पॉइंट आपकी बुक में दिया गया है वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 4-5 प्रश्न कम से कम आपके एग्जाम में बन सकते हैं। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक जीवन संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में शुरू किया और 1969 ईस्वी में विधायक बने। इसके बाद 1974 में वे लोक दल में शामिल होकर फिर चुने गए। 1977 में वे हाजीपुर की लोकसभा से रिकॉर्ड मतों के अंतर से जीते। 1983 में उन्होंने दलित सेना का गठन किया। 1989 में जनता दल से हाजीपुर लोकसभा से पुनः रिकॉर्डों मतों से जीता। 8 अक्टूबर 2020 को उनका निधन हो गया। अगला प्रश्न है, बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह। स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह ने 1996 ईस्वी में पहली बार वैशाली से 11वीं लोकसभा सभा के सदस्य चुने गए और केंद्रीय पशुपालन तथा डेयरी उद्योग राज्य मंत्री बनाए गए। उन्होंने लगातार 2009 तक वैशाली सीट से ही लोकसभा चुनाव से जीत दर्ज की। 2004 और 2009 तक वह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के पद पर भी रहे थे। तो यहाँ से इतिहास के जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके बीपीएससी द्वारा प्रीवियस में पूछे गए थे सभी के सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के एक ही वीडियो में कवर किए गए हैं। बिहार इतिहास के ये प्रश्न आपको देखने को इस वीडियो में मिलेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद जरूर आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तभी आप वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अगले नए वीडियो में, उसमें हम आपको दिखाएंगे विविध प्रकार के जो आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो उसमें सभी प्रकार के यानी कह सकते हैं कि सभी टाइप के प्रश्न होंगे। यहाँ से हम लेते हैं आपसे विदाई। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।